टेरिसी। आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में परिचयात्मक और उनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में बतलाने का प्रयास करता हूँ। बच्चन ने कभी कहा था कि मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों की संसार लिए फिरता हूँ। तो सपनों का संसार लेकर चलने वाला कवि जब अपने समय की तल्ख हकीकत का सामना करता है, इसलिए बच्चन की कविता में कई रूप हैं, कई रंग हैं। 27 नवंबर 1907 को बच्चन का जन्म इलाहाबाद जनपद के अमोरा नामक गांव में है। सामान्य जन की भांति उनकी शिक्षा दीक्षा आरंभिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उन्होंने हासिल की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वे संबद्ध हुए, स्नातक की शिक्षा उन्हें प्राप्त की। कहा जाता है कि जिस समय वे स्नातक में थे, विश्वविद्यालय में कहानी प्रतियोगिता आयोजित हुई और उस प्रतियोगिता में इनकी कहानी सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी। तो विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अपना जो रचना धर्मिता का या अपने लेखनी का प्रदर्शन करा दिया था। फिर जब गांधी जी के द्वारा सविनय आंदोलन का आह्वान किया गया तो स्वाधीनता आंदोलन में शरीक हो गए। आजीविका की समस्या आई, तो आजीविका की समस्या की पूर्ति के लिए इन्होंने चांद मासिक में काम किया, दैनिक आयोनियर में संपादक रहे और अन्य कई पत्रों से वे संबद्ध हुए। इनकी साहित्यिक कृतियों की बात करें तो कहा जाता है कविता साहित्य का प्रवेश द्वार होता है। हर रचनाकार जो साहित्य की शिखर पर है वो अपनी लेखनी का प्रारंभ, अपनी रचनाशीलता की जो अवधारणा है उस अवधारणा का प्रारंभ वह कविता से करता है। लेकिन कहा जाता है 1923 से इनकी जो रचनाशीलता आरंभ हो चुकी थी, लेकिन 1931 में इनकी पहली रचना हृदय की आंखें के रूप में प्रकाशित हुई, जो इनका कहानी है। 1932 में इनका पहला काव्य संग्रह तेरा हार का प्रकाशन हुआ। 1932 में तेरा हार का प्रकाशन हुआ, फिर 1935 में मधुशाला का प्रकाशन हुआ। मधुशाला के प्रकाशन के बाद एक युगांतर परिवर्तन माना जाता है। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करते हुए बच्चन को यह लगा कि मधुशाला संसार का प्रतीक बन सकती है। मधु को उमंग का प्रतीक मानकर इन्होंने मधुशाला की रचना की। मधुशाला के छंदों में जो गद्यात्मकता है, जो सौंदर्य बोध है, वह हमें अभिभूत करता है। मधुशाला में वे कहते हैं कि एक बरस में एक बार ही जगती धूलि की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही सस्ती दीपों की माला, दुनिया वालों पर किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। वे यह भी कहते हैं कि कभी नहीं कभी कोई कहता तूने छू दिया मेरा प्याला, नहीं कभी कोई कहता जूठी कर दे तूने हाला, सभी धर्म के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का काम अकेली करती है मधुशाला। उसी में वे कहते हैं कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। उनकी मधुशाला सामंजस्य का काव्य है, समन्वयवादिता का काव्य है, समाज में समता को स्थापित करने का काव्य है। 1936 में जब श्यामा देवी का निधन हो गया, उससे पहले यदि हम गौर करें तो दो और काव्य है जिसे हम मधु काव्य के रूप में परिगणित कर सकते हैं। एक है मधुबाला 1936 और मधु कलश 1937। 1936 में बच्चन की पत्नी श्यामा देवी का निधन हो गया। एक किशोर कवि असमय अपनी पत्नी के निधन होने के कारण व्यथित होता है, व्यथा के स्वर गीत बनकर सामने आते हैं और निशा निमंत्रण में संग्रहित होते हैं। निशा निमंत्रण को विरह वेदना का काव्य कहा गया है। निशा निमंत्रण का कवि कहता है कि आज मुझसे बोल बादल, तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं, आज तू अपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोड़ बादल, आज मुझसे बोल बादल। इसी निशा निमंत्रण में वे कहते हैं कि अब मेरे वे गान कहाँ हैं, टूट गई मरकट की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाली, सामान कहाँ है, अब मेरे वे गान कहाँ है। स्वर बदलता है कवि का। कवि जब व्यथित होता है, कहा जाता है दुख व्यक्ति को मांझता है। जब दुख के मार्जन के बाद जो व्यक्तित्व में निखार आता है वह अपूर्व होता है। 1941 में बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से खुद को संबद्ध किया, अध्यापन कार्य में संलग्न हुए। उसी समय तेजी बच्चन से उनका संपर्क हुआ। तेजी बच्चन उनके जीवन में आ चुकी थी। जिस बच्चन ने कभी कहा था कि हाय कितनी क्रूर दुनिया है, चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया। जब तेजी बच्चन ने उन्हें प्रेरित किया, संकल्पित किया, अपने प्रेम से पुलकित किया, तो उस समय बच्चन ने कुछ ऐसे गीत रचे हैं जो गीत प्रेम काव्य की भंगिमा को रेखांकित करते हैं। रात आदि खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तूने। तो बच्चन के ने ऐसे गीत भी रचे हैं। फिर आगे देखिएगा तो बंगाल का काल 1946 में प्रकाशित है, जिसमें उन्होंने बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसकी विभीषिका को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। फिर दो चट्टानें जिन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बच्चन की पहली जो
काव्य कृति कह सकते हैं, या पहला जो संग्रह वो 13 हार है, और अंतिम है जाल समेटा। तो 13 हार से लेकर जाल समेटा तक लगभग 25 काव्य संग्रह है, और 25 काव्य संग्रह में हम बच्चन की जो कविता की दृष्टि है, उनका जो यथार्थ बोध है, उनका जो संकल्प शक्ति है, उसको हम देख सकते हैं। एक कवि के रूप में बच्चन ने जीवन को नया बोध दिया। प्रारंभिक दौर में उन्होंने यह भी कहा था कि हम जब जब जो करते हैं हम बाध्य वही है करने को। वही बच्चन कहते हैं कि प्रार्थना मत कर मनुष्य पराजय के स्मारक हैं, मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर, प्रार्थना मत कर। लोक धुनों पर भी उन्होंने गीत रचे हैं। लोक जीवन का गहरा साक्षात्कार उनके काव्य में हुआ है। एक जगह वे कहते हैं कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सांस्कृतिक वैभव है, वह सांस्कृतिक वैभव उनके काव्य में परिलक्षित होता है या देखने को मिलता है। फिर एक आत्मकथाकार के तौर पर हम बच्चन को याद करते हैं। बच्चन की आत्मकथा हिंदी की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में परिगणित की जाती है। उनकी आत्मकथा के 4 खंड प्रकाशित हैं, क्या बोलूं क्या याद करूं, दूसरा नीर का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान कर। नेट के पाठ्यक्रम में पहला खंड हम लोग को पढ़ना है, क्या बोलूं क्या याद करूं। फिर आप देखिएगा प्रवास की डायरी। प्रवास अर्थात घूमने के दौरान डायरी लिखा को उन्होंने समृद्ध किया है। प्रवास और देश और विदेश में क्या अंतर है, एकांकी मन उनका हम देख सकते हैं प्रवास की डायरी में। एक व्यक्ति जब एकांकी होकर जीवन व्यतीत करता है तो क्या सोचता है, क्या भोगता है, क्या आत्मसात करता है, उस सब का हम रेखांकन देख सकते हैं। फिर बुद्ध और नाथ धर्म में उन्होंने आधुनिकता की जो आपाधापी है उस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी है, कवियों में सौम्य संतबंध। इस पुस्तक के माध्यम से हम बच्चन की आलोचनात्मक दृष्टि भी देख सकते हैं। फिर उन्होंने रूसी कविताओं का भी अनुवाद किया है। कहा जाता है कि 64 रूसी कविताओं का अनुवाद करके 1964 में इसका प्रकाशन हुआ। आ रही रवि की सवारी कविता से हम सभी परिचित हैं, बाल्यकाल में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आ रही रवि की सवारी कविता में बच्चन के प्रकृति चित्रण का वैशिष्ट हम देख सकते हैं। अब देखिए उसी कविता में विहंगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। उसी में बच्चन कहते हैं, चाहता शुरू विजय कह पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राम में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो बच्चन का अपना ढंग है, एक कवि के रूप में, एक आत्मकथाकार के तौर पर, एक गद्यकार के तौर पर हमारे लिए अनुकरणीय है। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि गोपाल सिंह नेपाली ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि मैं हूँ अपना आप नमूना, मेरा अपना ढंग है। तो बच्चन का भी ढंग है, वह निराला है। और बच्चन की सौंदर्य, उनकी कविताओं से हम गुजरते हैं तो उनके सौंदर्य बोध और उनके जीवन के आदर्शों और जीवन की जो व्याकुलता यथार्थ से गुजरने का हमें मौका मिलता है। धन्यवाद।